नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा दौसा। दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में तुगलक वंश के अंतिम प्रभावशाली शासक फ़िरोज़ बिन रजब, जिसको फ़िरोज़ तुगलक के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस अध्याय को सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित करके हम अध्ययन करेंगे। आज प्रथम भाग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें फ़िरोज़ बिन तुगलक का प्रारंभिक जीवन, राज्याभिषेक, उसके द्वारा किए गए विभिन्न सुधार और कार्य, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। फ़िरोज़ शाह तुगलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में यदि चर्चा की जाए तो इसका जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था और यह गियासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रजब का पुत्र था। और फ़िरोज़ तुगलक की माता हरियाणा के हिसार ज़िले की रहने वाली थी। वहाँ पर अबोहर के जो भट्टी राजपूत थे, राजा रवभल, उनकी पुत्री थी। 23 मार्च 1351 ईस्वी में ठट्टा के निकट फ़िरोज़ तुगलक का राज्याभिषेक हुआ और इसका शासनकाल 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक का माना जाता है। लगभग 37 वर्ष तक फ़िरोज़ शाह तुगलक का शासनकाल रहा। प्रारंभ में जब फ़िरोज़ तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा में किया गया, उस समय ख्वाजा ए जहाँ, जो दिल्ली सल्तनत का वजीर है, उसने सत्ता अपने हाथों में केंद्रित करने के उद्देश्य से मोहम्मद बिन तुगलक के एक उत्तराधिकारी के रूप में दिल्ली में एक लड़के को गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन ख्वाजा ए जहाँ को जल्द ही यह एहसास हो गया कि वह फ़िरोज़ शाह तुगलक का मुकाबला नहीं कर सकता है, अतः उसने आत्मसमर्पण कर दिया। फ़िरोज़ ने उसकी पुरानी स्वामी भक्ति और राज्य की जो उसने सेवा की थी, उसके आधार पर उसे माफ़ कर दिया। फ़िरोज़ स्वयं को राज्य का ट्रस्टी मानता था और जनता की भलाई के लिए जिम्मेदार समझता था। फ़िरोज़ तुगलक ने सांप्रदायिक राज व्यवस्था के सिद्धांत की पुनः स्थापना की और स्वयं को मुस्लिम वर्ग का वास्तविक शासक के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। उसने कहीं भी यह स्थापित करने का प्रयास नहीं किया कि वह एक धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है। उसके उलट उसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया और सांप्रदायिक राज व्यवस्था के सिद्धांत की पुनः स्थापना की। फ़िरोज़ तुगलक के द्वारा बहुत सारे सुधार कार्य किए गए, जिनके बारे में हम अलग अलग चर्चा करेंगे। सबसे पहला परिवर्तन जो फ़िरोज़ तुगलक के द्वारा किया गया वो था जागीरदारी व्यवस्था में परिवर्तन। हालांकि इस परिवर्तन के पीछे उद्देश्य ये माना जाता है कि वो सरदारों और अधिकारियों को शांत रखना चाहता था, वो उसके खिलाफ षड्यंत्र नहीं करें, विरोध नहीं करें। इसलिए उसने पुनः जागीरदारी व्यवस्था को या जागीरदारी प्रथा को लागू कर दिया, जो व्यवस्था पूर्व में अलाउद्दीन द्वारा समाप्त कर दी गई थी। यद्यपि बाएं रूप में देखा जाए तो इससे सुल्तान की स्थिति बहुत मजबूत हुई और जागीरदारी व्यवस्था लागू होने से जो अधिकारी और जागीरदार थे वो फ़िरोज़ तुगलक के समर्थक हो गए। लेकिन कालांतर में देखा जाए तो इस विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति का इससे बढ़ावा मिला और सुल्तान की सत्ता वास्तविक रूप में कमज़ोर होती चली गई। कर व्यवस्था में सुधार। फ़िरोज़ तुगलक का ये बहुत बड़ा कार्य था कि उसने पुराने समय से जो 24 प्रकार के कष्टप्रद कर चले आ रहे थे उनको सबको हटा दिया और केवल कुरान के द्वारा जो 4 अनुमोदित कर हैं, जजिया, ज़कात, खुम्स और खिराज, केवल उन्हीं को लागू करने का अनुमति दी। इसके अलावा इसने धार्मिक जो कानूनविद हैं उनकी समर्थन से एक अन्य कर, सिंचाई कर भी लगाया 10% की दर से,
जिसे शुर्श कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में खुम्स, जो कि लूट की धनराशि होती थी, उसमें राज्य का भाग 1/5 से बढ़ाकर 4/5 कर दिया गया था, लेकिन इसे फिरोज तुगलक ने पुनः 4/5 से घटाकर 1/5 कर दिया। यानी खुम्स में लूट की धनराशि में अब राज्य का हिस्सा 1/5 रहेगा, और जो उस लूट की धनराशि में शामिल लोग रहे हैं, उस अभियान में शामिल अधिकारी, कर्मचारी, सैनिक रहे हैं, उनमें 4/5 भाग बटेगा। उसने सरकारी आय का अनुमानित विवरण तैयार कराया। हसामुद्दीन नामक एक राजस्व अधिकारी था, उसे यह कार्य दिया गया, और उसने 6 वर्ष तक कठिन परिश्रम के उपरांत भूमि का राजस्व 6,85,00,000 टंका निर्धारित किया। इसमें एक टंका 48 जीतल के बराबर माना गया है। उसने प्रांतीय सूबेदारों से वार्षिक भेंट प्राप्त करने की प्रथा को समाप्त कर दिया, क्योंकि इसका वास्तविक भार किसानों पर ही पड़ता था। जमींदार भेंट देने के लिए किसानों को प्रताड़ित करते थे, उनका शोषण करते थे, उनको अत्याचार करते थे, और उनसे प्राप्त धनराशि को ही भेंट के रूप में आगे सुल्तान को देते थे। इसलिए सुल्तान ने इस भेंट प्राप्त करने की परंपरा को ही समाप्त कर दिया। कृषि के विकास हेतु किए गए कार्यों के लिए फिरोज शाह तुगलक को बहुत याद किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो तकावी ऋण बांटा गया था अकाल के दौरान, उस धनराशि को फिरोज तुगलक ने माफ़ कर दिया, जिससे किसानों को बहुत ही राहत मिली। सिंचाई के लिए 4 प्रकार की नहरों का निर्माण कराया। प्रथम शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। उसमें 4 नहरें जो प्रमुख थीं, सतलज से घाघरा नदी तक, दूसरी मांडनी एवं सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी होते हुए हिसार फिरोज़ा तक, तीसरी घाघरा से सरस्वती दुर्ग होते हुए हिडनी खेड़ा गांव तक, और चौथी यमुना से निकालकर फिरोज़ाबाद तक। इस प्रकार 4 प्रमुख नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया। फिरोज़ को बागों का भी बहुत शौकीन था। उसने दिल्ली के आसपास फलों के लगभग 1200 बाग लगाए, और इन बागों से 1,80,000 टंका की वार्षिक आय राज्य को होती थी। सार्वजनिक कल्याणकारी कार्य, उसने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, जिसका प्रमुख अपने विश्वास पात्र मलिक गाजी शैना और अब्दुल हक को बनाया। सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों में प्रमुख थे जैसे हांसी, जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार और बंदायूं। इनके निकट फिरोजपुर तथा राजधानी से 10 मील की दूरी पर फिरोज शाह कोटला जैसे नवीन नगरों की स्थापना की गई। बंगाल के एकदला दुर्ग का नाम बदलकर आज़ादपुर कर दिया गया तथा पांडुआ का फिरोजाबाद कर दिया गया। उसके समय में 4 मस्जिदों, 30 महलों, 200 सरायों, 100 पुलों तथा 5 अस्पतालों का भी निर्माण कराया गया। अशोक के समय में निर्मित 2 प्रमुख स्तंभ, एक मेरठ से और दूसरा खिजराबाद से, जो कि टोपरा का कहलाता है, से दिल्ली लाया गया। अशोक के 2 स्तंभ जो है फिरोज तुगलक के शासनकाल में मेरठ और खिजराबाद से दिल्ली लाए गए। विभिन्न विभागों की स्थापना, फिरोज तुगलक द्वारा एक रोजगार दफ्तर का निर्माण कराया गया, जिसमें बेरोजगारों का पंजीकरण किया जाता था और उस पंजीकरण के बाद योग्यता के अनुसार उनको कार्य भी दिया जाता था। इसके अतिरिक्त दीवाने खैरात नामक एक विभाग की स्थापना की, जिसका प्रमुख कार्य था विद्वानों तथा मुसलमान लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता देना। ऐसे विद्वान जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे या ऐसी मुस्लिम लड़कियां जो विवाह के लिए जिनके अभिभावकों के पास अर्थ की कमी थी, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती थी। इसी विभाग के अंतर्गत एक औषधालय जिसका नाम दारुल शफा
था उसका भी निर्माण किया गया। यह निःशुल्क अस्पताल था जिसमें निःशुल्क मरीजों का इलाज किया जाता था। फिरोज के शासनकाल में दास प्रथा को बहुत प्रोत्साहन दिया गया। उसने दासों की भर्ती के लिए एक विभाग की स्थापना कर दी, पृथक विभाग, जिसका नाम था दीवाने बंदागन, तथा सूबेदारों और अन्य पदाधिकारियों को यह निर्देश दिए कि वो गुलामों को राज्य की सेवा में भेजे। उसके समय में गुलामों की संख्या बढ़कर 1,38,000 तक पहुंच गई थी और यह कहा जाता है कि 40,000 गुलाम तो शाही महल में सुल्तान की सेवा के लिए भर्ती किए हुए थे। सैन्य विभाग में परिवर्तन। वंशानुगत सेवा की पद्धति सैन्य विभाग में प्रारंभ की गई। इसका अभिप्राय यह था, यदि कोई सैनिक वृद्ध है, कमज़ोर है या बीमार है तो आवश्यकता पड़ने पर वो अपने दामाद या पुत्र को अपने स्थान पर भेज सकता था। सैनिकों को नगद वेतन देने के स्थान पर विभिन्न प्रदेशों के राजस्व के भाग निर्धारित कर दिए गए। अब उन्हें नगद वेतन नहीं मिलता था, बल्कि जो राजस्व प्राप्त होता था अलग अलग प्रदेशों से, उनका कुछ भाग उसके नाम से निर्धारित कर दिया गया। इस पद्धति का कालांतर में सैन्य संगठन पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य जो फिरोज शाह तुगलक के समय किए गए, उसमें विद्या के क्षेत्र में विशेष अभिरुचि थी। विद्वानों को संरक्षण भी दिया करता था और उस समय विद्वानों को जीवन निर्वाह के लिए भत्ते देने का भी प्रावधान फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त नागरकोट आक्रमण में ज्वालामुखी मंदिर को लूटा गया था। उस समय वहाँ से 300 संस्कृत पुस्तकें प्राप्त हुई थी। इन संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद फारसी में फिरोज तुगलक के द्वारा कराया गया और आजुद्दीन खाली दरबानी नामक राजकवि की सहायता से यह अनुवाद कराया गया। उसमें से एक अनुवाद जो है वो दलाइल फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। सुल्तान धार्मिक रूप से स्वयं को स्थापित करना चाहता था। स्वयं को शुरू में ही, जैसा कि बताया है, कि मुसलमानों का नेता या मुसलमानों के सुल्तान के रूप में प्रतिस्थापित करना चाहता था। इस दृष्टि से मिस्र के खलीफा से 2 बार खिलत यानी मान्यता प्राप्त सुल्तान के द्वारा की गई और स्वयं को खलीफा का नायब यानी खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में घोषित किया। खलीफा का नाम सिक्कों में भी, जो सिक्के राज्य के द्वारा चलाए जाते थे, उनमें खलीफा का नाम भी अंकित किया जाता था और खुतबा जो पढ़ा जाता था नमाज के दौरान, उसमें भी सुल्तान के नाम के साथ साथ खलीफा का नाम भी लिया जाता था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सुल्तान फिरोज बिन तुगलक खुद को, स्वयं को धार्मिक प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करना चाहता था। दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम मुसलमान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया जाता था। जजिया कर वह होता था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, लेकिन प्रारंभ से ही जब से जजिया लागू किया गया था, ब्राह्मणों को इससे मुक्त रखा गया था। लेकिन फिरोज तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। धन्यवाद।